स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व समुदाय की एक प्रतिनिधि संस्था है और सुरक्षा परिषद उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करती है। भारत विगत 20 वर्षों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु इसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास को उस समय धक्का लगा जब वह 1996 में 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहा था, परंतु 12 अक्टूबर 2010 को अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने में भारत सफल रहा। उसे अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए 192 में से 187 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसकी स्थायी सदस्यता के दावे के संबंध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत विगत कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग करता आ रहा है। सार्क, इब्सा, ब्रिक, G20 समूह आदि समूह द्वारा सुरक्षा के पुनर्गठन की मांग उठाई जाती रही है। इसके अंतर्गत भारत द्वारा द्विपक्षीय प्रस्तावों व घोषणा पत्रों में भी सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग सम्मिलित की जाती रही है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी दोनों वर्गों की सदस्यता में वृद्धि करने का पक्षपाती है। वह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। सुरक्षा परिषद के विस्तार के पीछे मुख्य तर्क यह है कि गत 20 वर्षों में विश्व की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा शक्ति संतुलन में व्यापक फेरबदल हुआ है। इसलिए समय की मांग के अनुरूप विकासशील तथा अन्य उभरते देशों को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना अति आवश्यक है। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग प्रजातांत्रिक होने के साथ साथ इसे समकालीन परिवेश में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया, किंतु स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सन 1992 में बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए। उन्होंने अपने कार्यकाल का आरंभ सुरक्षा परिषद के प्रथम शिखर सम्मेलन से किया। इस सम्मेलन में उन्होंने बदली हुई परिस्थिति व नई चुनौतियों के आलोक में सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने हेतु उसमें सुधार किए जाने का प्रस्ताव किया। जर्मनी व जापान अमेरिका के बाद दूसरे व तीसरे सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदानकर्ता देश बन गए तथा उन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
इस शासन व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रथम 2 संस्थाओं के अतिरिक्त न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में अनेक वर्गों के लोग रहते हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समर्थ लोग सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। न्यायपालिका गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों तथा पद दलितों के लिए आखिरी आश्रय स्थल है। अपनी मान मर्यादा और इज्जत की रक्षा हेतु देश का प्रत्येक नागरिक न्यायपालिका की ओर देखता है। वह अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायपालिका पर विश्वास करता है कि न्यायालय से उसके हितों की रक्षा की जाएगी। न्यायपालिका के निर्णय का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। न्यायपालिका को सर्वोपरि सम्माननीय और विश्वसनीय माना जाता है, तभी तो उसे न्याय मंदिर तक कहा जाता है। देश में राज्य अथवा समाज का ढांचा कैसा भी हो, जब तक विरोधों और विभेदों की संभावना रहेगी, तब तक श्रेष्ठ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका की आवश्यकता बनी रहेगी। देश की न्यायपालिका को देश की स्वतंत्रता, सभ्यता का मापदंड माना जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के समर्थक अथवा सामान्य व्यक्ति किसी प्रकार मुद्दों के लिए न्यायिक जांच की मांग करते रहते हैं। चुनाव संबंधी मामले हों या नौकरशाहों की लालफीताशाही, अधिकारों के हनन का मुद्दा हो या अन्याय अत्याचार का आपराधिक मामलों का हो या आर्थिक अथवा भ्रष्टाचार या घोटालों का हो, हर मामले के लिए न्यायपालिका में जाना पड़ता है। जब देश की कार्यपालिका निष्क्रिय हो और कानों में तेल डाले सुस्त पड़ी हो तथा भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर हो, ऐसे में न्यायपालिका ही ऐसी संस्था बचती है जो व्यापक जनहित के मामलों की सुनवाई करेगी। हमारा देश भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका सदा एक जागरूक, संवेदनशील प्रहरी की भूमिका निभाती है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य देश में कानून का शासन स्थापित करना होता है। इतना ही नहीं, जब कार्यपालिका और विधायिका तथा केंद्र और राज्यों में अथवा राज्य में किसी बात पर विवाद होता है, तो न्यायपालिका का निर्णय ही अंतिम होता है। न्यायपालिका ही यह निर्णय करती है कि क्या वैधानिक है और क्या अवैधानिक है। गत 4 दशकों में भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लगभग 22-25 तक जनहित याचिका सुनवाई के लिए दाखिल की जा चुकी है। भारतीय न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई करके विधिक क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। जब भी कोई नागरिक जन समुदाय की सारभूत हानि के तथ्यों की ओर उच्च न्यायालय स्टॉप